नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजीव बिक्थरिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके प्रारंभिक एवं द्वितीयक जो काल रहे उनकी कार्यप्रणालियाँ, प्रमुख नेताओं के नाम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन्म की पृष्ठभूमि। आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। बच्चे भी देख रहे होंगे तो उनसे आशा करता हूं कि कागज़ पेन लेके बैठेंगे और महत्वपूर्ण जो यहाँ से बातें निकल के आएंगी उनको आप नोट करेंगे और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप नोट्स ही बना लेंगे। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जो संस्था का जन्म हुआ वो कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं थी। इसके लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण धीरे धीरे हो रहा था। उसी पृष्ठभूमि ने इस संस्था को जन्म देने में महती भूमिका अदा की। मैंने अपना पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि 1857 क्रांति क्या कारण और 1857 क्रांति के पतन के कारण। तो उसमें विभिन्न पतन के कारण बताए थे और आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि 1857 क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें कि 1857 क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी हो, लेकिन इसके कहीं ना कहीं बहुत दूरगामी परिणाम निकले। 1857 क्रांति ने अंग्रेजों को ये सोचने पर विवश कर दिया कि भारतीय जो हमसे डरते थे, हमसे आंख मिलाकर बात नहीं करना चाहते थे, न कर पाते थे, जिन्हें लड़ना नहीं आता था, संगठन या इकाई के रूप में काम करना नहीं आता था, और उन्होंने इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चला दिया। ठीक यही बात आंदोलनकारी भी सोच रहे थे कि हमने इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और कई जगह सफलता भी मिली। ऐसा नहीं कि हम हर जगह हारे हों, कई जगह हमने मोर्चों पर अंग्रेजों को हरा भी दिया, लेकिन फिर भी हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। तो भारतीय और अंग्रेजों ने दोनों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या कारण थे। तो भारतीयों के मन में एक बात उभर कर आई कि हमारी पराजय का मुख्य कारण, हमारी असफलता का मुख्य कारण एक कोई संगठन नहीं था। जैसे हमने 1857 क्रांति की असफलता के समय आपको पढ़ाया था कि कुशल नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, यही अभाव ने इनको एक ऐसी संस्था को जन्म देने के लिए प्रेरित किया जो संस्था राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों को एक मंच प्रदान करे और राष्ट्रीयता के भाव को लोगों के बीच में या लोगों के मन में राष्ट्रीयता के भाव को जगाए। अंग्रेजों को भी ये लगा कि हमारे और भारतीयों के बीच में एक वैक्यूम है, एक गैप है। असंतुष्ट भारतीयों तक हमारी बात पहुंचाई जाए और हमारी बातों को भारतीयों तक पहुंचाई जाए। ये जो सारा एक माहौल चल रहा था 1857 से लेके 1885 के बीच में, इसी को भरने का काम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी अधिकारी
A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महती भूमिका अदा की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत में कोई संस्थाएं नहीं थी। उससे पहले भारत में संस्थाएं क्या कहते हैं, जन्म ले चुकी थी, आकार ले चुकी थी, जिनमें पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। लेकिन इनका वो स्वरूप राष्ट्रीय प्राप्त नहीं कर पाई है। अतः A.O. ह्यूम के प्रयासों से दिसंबर 1885 या यूं कहें 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। जी हां दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी प्रमुख नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अन्य लोग हैं। लेकिन उस समय ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को संचालन करने के लिए बनाई गई थी। इस कांग्रेस के जो प्रारंभिक उद्देश्य थे उन पर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बता दूं कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अभी मैंने बात की थी, इसको हटा देते हैं तो फिर लिखने में ठीक रहेगा। इसके जो संस्थापक थे यानी फाउंडर A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका प्रथम अधिवेशन या स्थापना इसकी कहां हुई, स्थान कहां था? तत्कालीन बंबई, और आज की बात करें तो मुंबई। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? प्रतिनिधि 72। 28 दिसंबर को कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन क्या कहते हैं मुंबई में हुआ। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी जी थे। 72 लोगों ने, इसमें जो संस्थापक सदस्य थे 72 लोगों ने भाग लिया। इसमें पहली अधिवेशन पूना में होना चाहता था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन स्थानांतरित करके और इसकी क्या कहते हैं मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय में यह अधिवेशन हुआ। प्रारंभ से ही कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये उदारवादी अंग्रेजों के शासन को वरदान मानते थे, अच्छा मानते थे। ये अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे।
कुछ सुधार जरूर चाहते थे, तो वो ये सुधार अंग्रेजों की छत्र छाया में ही चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजों को भगाना चाहते हो, अंग्रेज भाग जाएं। अंग्रेजों को वरदान मैंने कहा मानते थे। वो कहते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वशासन, यातायात, इन सभी चीजों का जो भारत में चलन हुआ, न्याय प्रणाली भी, ये सारी अंग्रेजों की ही देन है। इसलिए वो अंग्रेजों के शासन को अच्छा मानते थे। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी कभी इस बात को लेके इन उदारवादियों की निंदा भी हुई। कुछ इस पे मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, कभी हम अन्य वीडियो बनाएंगे उस पर तब चर्चा करेंगे। कुछ लोग इसको, कांग्रेस को अंग्रेजों का एक सेफ्टी बॉल भी कहते हैं। मतलब कांग्रेस का गठन अंग्रेजी शासन को बचाने के लिए किया गया, ऐसी विचारधारा लोगों ने रखी जिनमें लाला लाजपत राय भी प्रमुख रूप से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बनाया इसलिए गया था कि 1857 क्रांति के समय लोगों में जो गुस्सा थी, उस गुस्सा को शांत करने के लिए प्रबुद्ध भारतीयों को आगे करके, और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था, ये भी आप लिख सकते हैं, जो मैं नहीं लिख पाया। तो यहाँ गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, अध्यक्ष प्रोमिशन बनर्जी, स्थान बंबई, और कितने लोगों ने लिया भाग? 72 लोगों ने इसमें भाग। कांग्रेस का जैसे मैंने जिक्र किया कि उद्देश्य क्या थे, एक ऐसा मंच तैयार करना था जो राष्ट्रीय स्तर पर जाति धर्म के भेदभाव को छोड़कर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित हों। इस उद्देश्य से लेकर इस राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, और इसके साथ साथ इसका स्वरूप श्री से मैंने कहा उदारवादी नेताओं की पकड़ आ गई। अभी बात करेंगे इनकी कार्यप्रणाली क्या थी। लेकिन शुरू से ही ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ शुरू से ही इसमें एक बृहद सोच लेकर चले। जैसे यदि अपन बात करें तो बच्चों कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन मैंने बताया, प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष को भी मैं बता चुका था, व्योमिस्ट W.C. बनर्जी, व्योमेश बनर्जी थे। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, वहां लिख नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा इधर से लिख देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यहां से लिखना शुरू करते हैं। प्रथम अधिवेशन स्थान था मुंबई, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रतिनिधियों की संख्या थी 72, यानी 72 लोगों ने इसमें पहले अधिवेशन में भाग लिया। मतलब आपको लग रहे होंगे कि संख्या कम थी। नंबर दूसरा, अगर अधिवेशन की बात करें तो द्वितीय अधिवेशन स्थान था कलकत्ता। पहला स्थान मुंबई, दूसरा स्थान कलकत्ता। 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। ठीक, संख्या बड़ी दोस्तों, 72 से कितने पे आ गई? 434। तृतीय अधिवेशन हुआ मद्रास में, संख्या हो गई 609। संख्या हो गई 609। स्थान मद्रास, अध्यक्ष बद
बदरुद्दीन तैयब जी। तृतीय अधिवेशन। यदि हम चौथे अधिवेशन की बात करें, तृतीय अधिवेशन हो गया, चौथा अधिवेशन मद्रास में, सन भी लिख सकते हो तो 1885, 1886, 1887, 1888, लगातार ये हर साल इनके अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होते हैं। चतुर्थ अधिवेशन स्थानांतरण, जैसे कि मैंने बताया, ये मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तीसरा हो गया, है ना। चौथा था प्रयाग। जॉर्ज यूल, प्रतिनिधि हो गए 1169। सोच लो आप, 1169, बल्कि 1200 अगर देखा जाए, अगर और क्लियर संख्या कर दी जाए, तो संख्या हो रही है ये 1248। 1248 संख्या, 1100 की जगह 1248। प्रथम अधिवेशन व्योमचंद्र बनर्जी, द्वितीय अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी, तृतीय अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूल। जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये बताना चाहता हूं कि शुरू से ही ये जाति, धर्म, क्षेत्रवाद को त्याग कर बनाई गई थी संस्था। देखिए आप, व्योमचंद्र बनर्जी हिंदू, दादाभाई नौरोजी पारसी, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम, जॉर्ज यूल ईसाई। लगातार चारों अधिवेशन में अलग अलग अध्यक्ष बने, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, प्रयाग। शुरू से ही ये पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा को समाहित कर रही थी। जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाले लोगों का एक समूह के रूप में इस संस्था का गठन। अब देख लेते हैं कि ये पार्टी की कार्यप्रणाली क्या थी, ये संस्था कैसे काम कर रही थी, इसकी प्रारंभिक मांगें क्या थी। तो दोस्तों, कांग्रेस के कार्य के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। 1905 तक, यानी गठन कब हुआ, 1885 से लेके 1905 तक का जो कार्यकाल है, इसको उदारवादी काल कहा गया। 1905 के बाद, यानी कि 1906 से और गांधी जी के आने तक राजनीति में, यानी हार्डली बात कर लेते तो 1919 तक, इसको, इस कार्यकाल को उग्र राष्ट्रवादी काल की संज्ञा दी गई। इसके बाद कांग्रेस में एक 1919 के बाद यदि बात करते हैं 1920 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए युग की शुरुआत होती है, उसे हम कहते हैं गांधी युग। ये गांधी युग पे मैं अलग से एक आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। उसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सवर्ण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सहित उनकी विभिन्न जो कार्य प्रणाली थी उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उदारवादियों की कार्य प्रणाली, है ना। तो कार्य प्रणाली यानी उनके कार्य करने के तरीके क्या थे, किन तरीकों के माध्यम से वो अपनी बात अंग्रेजी शासन के सामने रखते थे। तो नंबर पहला जो उनका तरीका था वो था प्रार्थना
पत्र। नंबर 2 स्मरण पत्र। नंबर 3 प्रतिनिधि मंडल। ये इन माध्यमों से अपनी बात रखते थे। कोई बात रखना हो तो प्रार्थना पत्र लिखते थे। प्रार्थना पत्र पे भी अगर उनको अंग्रेजों ने काम नहीं किया, भूल गए, तो स्मरण पत्र लिखते थे, पुनः उस पत्र का उल्लेख कर देना, और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से अपनी बात रखते थे। यही नहीं, उन्होंने इंग्लैंड में अपनी बात रखने के लिए एक पत्रिका का भी संपादन किया। उस पत्रिका का इंडियन नाम रखा उन्होंने, और उस पत्रिका के माध्यम से इंग्लैंड में अपनी बात को रखने का उन्होंने माध्यम चुना। अब जो ये तो कार्यप्रणाली हो गई, कार्य करने के तरीके हो गए दोस्तों। अब उनके प्रमुख नेता कौन थे? तो अगर प्रमुख नेताओं की बात अगर करें तो सबसे पहले तो W.C. बनर्जी, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी मैंने आपको बता ही दिया था। दादाभाई नौरोजी हो ही गई, है ना। केटी तेलंग, है ना। केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनासा वाचा जी आदि ये प्रमुख नेता थे। ये प्रमुख उदारवादी नेता थे, यानी कार्यप्रणाली प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मरण पत्र के माध्यम से, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से। और प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, है ना, दीनासा वाचा जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। इन उदारवादी नेताओं ने बहुत सारी मांगे अंग्रेजों के सामने रखना शुरू की। तो कौन सी मांगे रखना शुरू की? वो बहुत सारे सुझाव रखे सुधारों के। जैसे उन्होंने कहा, सबसे पहले इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नंबर 1 जो मांगे हैं लिख देते हैं यहां पर, प्रमुख मांगे। नंबर 1 इंडियन काउंसिल को समाप्त करना। नंबर 2 सिविल सर्विस परीक्षा भारत में भी आयोजित करवाना। तीसरा रक्षा व्यय में कटौती। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके सुधार थे। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, है ना। और इन सुधारों के लिए जो आपको मैंने तरीका बताया वही कि उन्होंने अपनी बात को पहुंचाने के लिए संवैधानिक मार्ग को चुना। संवैधानिक मार्ग जो मैंने अभी चर्चा की आपसे कि प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल, इनके माध्यम से वो अपनी बात रखते थे। लेकिन इन सारी चीजों में इनको बहुत आशातीत सफलता नहीं है। इसलिए धीरे धीरे इनके विरुद्ध एक माहौल बनने लगा। कुछ लोगों ने इसे भिक्षावृत्ति, भीख मांगने वाली
संस्था या इनको भीख मांगने वालों की संज्ञा दी। उन्होंने कहा ऐसे अंग्रेज मानने वाले नहीं हैं, और ऐसे अगर अंग्रेज नहीं मानने वाले हैं तो फिर हमें अपना तरीका बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि 1885 से लेकर 1905 तक 20 वर्ष की अवधि में इन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया। अगर हम ऐसा कहेंगे तो निसंदेह इन महान उदारवादी नेताओं के प्रति हम न्याय संगत बात नहीं करेंगे। तो क्या किया भैया इन्होंने? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने। उस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत दिया, बताया कि हमारा धन किस तरह से इंग्लैंड जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। एक नंबर दो भारतीय लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का काम किया। इससे पहले भारतीय कभी एक मंच पे दिखाई नहीं दिए, राष्ट्रीयता की भावना उनमें नहीं थी। 1857 क्रांति के लिए आपने अगर पढ़ा हो असफलता कारण, तो उसमें एक क्या कहते हैं, सामंती स्वरूप था, क्षेत्रीयवाद था। कभी अवध में हो गई, कभी ग्वालियर में हो गई, कभी झांसी में हो गई, कभी क्या कहते हैं कहीं हो गई, दिल्ली में हो गई, कभी कानपुर में हो गई। कानपुर का नेतृत्व अलग कोई कर रहा था, झांसी का नेतृत्व कोई अलग कर रहा था, दिल्ली का नेतृत्व कोई कर रहा था। तो इस संस्था ने सबसे पहले क्या किया, उपलब्धि की अगर बात करें तो नंबर एक, राजनीतिक रूप से क्या किया, प्रशिक्षित किया। भारतीयों को नंबर एक राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया। यह सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि थी कि सबसे पहले लोग आए, एक जगह बैठें, उठें, अपनी बात रखें, क्षेत्रीयता से, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के विषय में सोचें। यह सबसे पहली इनकी उपलब्धि थी, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना। नंबर एक उपलब्धि हो गई। नंबर दो, 1886 में सिविल सेवा अधिनियम पारित करवाया। ये दूसरा, 1886 में सिविल सेवा अधिनियम, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित, ये दो। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम करवाया वो करवाया 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम। ये तीन उपलब्धि रही, जिसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा, फिर से आपके सामने कह रहा हूं कि भारतीयों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण दिया इन्होंने। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाले महान क्रांतिकारियों की एक बहुत तैयार हुई, एक श्रृंखला तैयार हुई, इसमें महान क्रांतिकारी निकल के आए। और ये कोई कम क्रांतिकारी नहीं थे, कोई कम विचारक नहीं थे। ये दादा भाई नौरोजी से लेके और गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय हो, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का शिक्षा के लिए निर्माण किया। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। तो ये सभी उदारवादियों की ही देन थी, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे 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 अपने को एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में आकार लेकर बड़ी हुई, और जिसने धीरे धीरे भारतीयों को एक आंदोलन का महत्व स्वरूप, राष्ट्रीयता का स्वरूप समझाया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्तों, उदारवादियों की उपलब्धियां अपन ने देखी अभी कि उदारवादी नेताओं की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या कार्यप्रणाली थी इनकी। जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि उदारवादियों ने वो आशातीत सफलता प्राप्त नहीं की जिसकी उनसे अपेक्षा थी, यह जन आकांक्षा थी। धीरे धीरे कांग्रेस में ही एक ऐसे वर्ग का उदय होना शुरू हो गया जो कांग्रेस की इस कार्यप्रणाली की आलोचना करता था।
उसे भिक्षावृत्ति की संज्ञा देता था। वो वर्ग बोलता था कि अंग्रेज हमें इस प्रकार से कभी भी स्वशासन नहीं देंगे, उसके लिए हमें त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। उपराष्ट्रवादियों का कथन था कि अंग्रेज यदि हमें उपहार स्वरूप थाली में स्वतंत्रता सजाकर देंगे तो हम उसे वापस कर देंगे और कहेंगे जिस दिन हमें लेने की क्षमता होगी उस दिन हम आपसे प्राप्त करेंगे। ऐसी विचारधारा जो त्याग, बलिदान, क्रमिक विकास की को छोड़कर तुरंत स्वशासन की बात करते थे, ऐसे समूह को उग्र राष्ट्रवादी समूह कहा गया। उग्र राष्ट्रवादी की संज्ञा इस समूह को दी गई। वो क्रमिक सुधार में अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे कि अंग्रेज कभी क्रमिक सुधारों की बात मानेंगे ही नहीं, और बात मानना तो दूर, अंग्रेजों ने 1885 से जो उदारवादी नेता निरंतर अंग्रेजों से को अच्छा कह रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे, उनसे सुधार की मांग कर रहे थे, उन मांग को मानना तो दूर, अंग्रेजों ने धीरे धीरे राष्ट्रीयता को भारत में न पनपने देने के लिए क्या कहते हैं, चाल कुटिल चलना शुरू कर दी। इन सुधारों को मानना तो दूर, इनके खिलाफ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, राष्ट्रीयता भारत में जन्म न ले सके, ऐसे लोगों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और बंगाल विभाजन कर दिया 1905 में। इस विषय पर हम फिर से अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस पर हम फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, समय लगेगा। अभी अपन उग्र राष्ट्रवादी पढ़ रहे हैं तो उस पर ही अपनी ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे उग्र राष्ट्रवादियों की जो बात कही जा रही थी, भिक्षावृत्ति की जो बात वो कह रहे थे, और लोगों को सही लगने लगा। उग्र राष्ट्रवादी और क्रोधित हुए कि देखो, मैं कहता था अंग्रेज नहीं सुधरने वाले, अंग्रेज आपके संवैधानिक क्या कहते हैं सुधारों की बात को नहीं मानने वाले। और धीरे धीरे उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों में दोस्तों खाइयां बढ़ने लगी। 1905 और 1906 के अधिवेशन में जैसे तैसे कांग्रेसियों द्वारा आपस में इन लोगों को समायोजन, साथ में बैठने का प्रयास किया गया, लेकिन 1907 तक आते आते सूरत अधिवेशन में ये लाइन बहुत बड़ी खिंच गई। इनके दोनों की जो बीच की रेखा थी वो बहुत लंबी हो गई, और अब इन दोनों विचारधाराओं का एक साथ काम करना संभव नहीं दिख रहा था। इसी बात को लेके 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा मांग रखी गई कि उनका अध्यक्ष लाला लाजपत राय होगा। लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि उदारवादियों ने क्या कहते हैं लाला लाजपत राय की जगह क्या कहते रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया, और धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। उग्र राष्ट्रवादी इस बात को मानने के लिए भी तैयार हो गए कि आप रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दो, लेकिन हमें कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है उसमें बहिष्कार और स्वशासन को जोड़ना पड़ेगा। उदारवादी इस बात को भी तैयार नहीं हुए, और अंततः उग्र राष्ट्रवादियों को उदारवादियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इसी निष्कासन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। कांग्रेस के विभाजन को इसीलिए सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। अपन अपनी बात पे आते हैं। उग्र राष्ट्रवादी जो थे वो मैंने कहा वो त्याग और बलिदान की बात करते थे। वो भिक्षावृत्ति से प्राप्त क्या कहते हैं कभी होने वाला नहीं है, उनकी ऐसी मान्यता है, स्वशासन प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी दोस्तों स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही, अभी सुशासन की बात हो रही है। स्वतंत्रता की बात तो भारत में
पहली बार 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, जिसके लिए हम बाद में आपको फिर से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो सुशासन की बात हो रही है, बहिष्कार की बात हो रही है, और बहिष्कार का अर्थ यहाँ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था, बल्कि इसका एक बड़ा व्यापक अर्थ था। विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार करना ही था, साथ साथ इसमें स्वदेशी अपनाना, विदेशी कॉलेज न्यायालय का बहिष्कार करना, स्वदेशी संस्थाओं में क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ाना, देसी पंचायतों के माध्यम से हमें अपने विवादों को निपटाना, यही कुछ हद तक महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन में इस कार्यप्रणाली को अपनाया गया था। ये उग्र राष्ट्रवादियों की प्रमुख मांगे थी। उग्र राष्ट्रवादी के जो प्रमुख नेता थे उसमें है ना, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। ये बाल, पाल और लाल, ये एक इतिहास में बाल, पाल, लाल को बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या कहते हैं विभिन्न तरीकों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाया, जो हिंदी और मराठी में निकाले जाते थे। शिवाजी उत्सव, गढ़े उत्सव का आयोजन किया। लाला लाजपत राय ने क्या कहते हैं पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी की और क्या कहते हैं क्रांति की अलग को जगाया। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने भी अपने महान विचारों से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। स्वदेशी का बीज बोया लोगों के मन में, स्वदेशी की भावना को, सुशासन की भावना को, सुशासन कैसा होना चाहिए, अंग्रेजों की छत्र छाया उसमें सुशासन मिलना नहीं है, अंग्रेजों से हमें कोई अच्छी अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार की बातों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और उग्र राष्ट्रवादियों ने क्या कहते हैं अपनी बातों को से अंग्रेजों को डराना भी शुरू किया। और अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का कारावास की सजा सुनाई। मांडले की बर्मा की जेल में बाल गंगाधर तिलक रह के आए। उसके बाद पुनः निकलने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने फिर से क्या कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया। तो ये उग्र राष्ट्रवादी नेता और उनकी कार्यप्रणाली मैंने आपको बताई, ये उनकी कार्यप्रणाली थी। धन्यवाद बच्चों। मैं आशा कर रहा हूं कि आप घर पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कोविड काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने लोग घर वालों का, अपने स्वजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें, और पढ़ाई का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपकी संस्थाएं नियमित रूप से कॉलेज स्कूल संचालित नहीं हो रहे हैं। अतः आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी में हम लोग भी, शिक्षक लोग भी आपका सहयोग कर रहे हैं। इसी सहयोग के तहत एक वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके लिए। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत जल्दी हम आपको नए वीडियो लेके आएंगे, और इस बार हम विश्व इतिहास पर अपना वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।